दोस्तों F-16 कई सालों तक पाकिस्तान फ़ज़ाइया की रीढ़ की हड्डी बना रहा। इसने पाकिस्तान फ़ज़ाइया को भारतीय एयर सुपरियॉरिटी को चैलेंज करने के काबिल बनाया। इस त्यारे के साथ पाकिस्तान ने कई कामयाबियां भी समेटी और इसकी बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से ये आज भी सर्विस में शामिल है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि F-16 पाकिस्तान को बाय चॉइस नहीं, बाय चांस मिला है। अगर F-16 ना होता तो पाकिस्तान एयर फोर्स की तारीख में F-16 की बजाय एक ऐसा त्यारा मरकज़ी किरदार अदा कर रहा होता जो आज भी अपनी अजीब शक्ल, ताकतवर हमला करने की सलाहियत और वियतनाम जंग की शोहरत की वजह से दुनिया भर में पहचाना जाता है। यह त्यारा था LTV-A7 कॉर्सेयर 2 और हैरत अंगेज़ बात यह है कि एक वक्त में पाकिस्तान वाकई इस अमरीकी त्यारे को अपनी फ़ज़ाइया में शामिल करने के बहुत करीब पहुंच चुका था। अगर ये मंसूबा कामयाब हो जाता तो शायद आज पाकिस्तान एयर फोर्स की जंगी तारीख़ बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती। 1970 की दहाई के आगाज़ में पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुज़र रहा था। 1970 की जंग के बाद मुल्क को न सिर्फ अपनी फ़ौजी ताकत दोबारा मुनज़्ज़म करना थी बल्कि फ़ज़ाइया को भी नए त्यारों की ज़रूरत थी। पाकिस्तान एयर फोर्स के पास F-86 सैबर जैसे त्यारे मौजूद थे, लेकिन ये त्यारे नई नस्ल के जंगी माहौल के लिए आहिस्ता आहिस्ता पुराने हो रहे थे। दूसरी तरफ भारत सोवियत यूनियन के साथ अपने दफ़ाई ताल्लुकात मजबूत कर रहा था और जदीद जंगी त्यारों, मिसाइलों और दूसरे हथियारों की तरफ बढ़ रहा था। पाकिस्तान के लिए मसला ये था कि इसे ऐसा त्यारा चाहिए था जो निस्बतन कम कीमत हो, ज़्यादा बॉम्ब और हथियार ले जा सके, तवील फासले तक हमला कर सके और ज़मीनी अहदाफ के ख़िलाफ़ मौसर साबित हो। इसी तलाश में अमरीकी A7 कॉर्सेयर 2 सामने आया। पाकिस्तान ने 1974 के आसपास A7 में दिलचस्पी लेना शुरू की। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक PAF ने F5 और A7 जैसे अमरीकी त्यारों का जायज़ा लिया, जबकि बाद के मरहले में तकरीबन 110 A7E त्यारों के हसूल की बात सामने आई। अमरीकी सरकारी तारीख़ी दस्तावेज़ात भी इस बात की तस्दीक करती हैं कि पाकिस्तानी हुक्काम ने अमरीकी क़यादत के सामने A7 ख़रीदने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। अब सवाल यह है कि A7 में ऐसी क्या ख़ास बात थी कि पाकिस्तान इसे इतनी तादाद में हासिल करना चाहता था। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि A7 बुनियादी तौर पर एयर सुपरियॉरिटी फ़ाइटर नहीं था। ये F-16 जैसा डॉग फाइट के लिए बनाया गया त्यारा भी नहीं था। A7 एक लाइट अटैक एयरक्राफ्ट था, यानी इसका असल काम दुश्मन के ज़मीनी अहदाफ पर हमला करना, बमबारी करना और मैदान जंग में बराह रास्त फ़ज़ाई मदद फ़राहम करना था। यह त्यारा अमरीकी बहरिया के लिए तैयार किया गया था ताकि A4 स्काई हॉक की जगह ले सके। इसकी बुनियाद एक दिलचस्प डिज़ाइन फ़लसफ़े पर थी। उस ज़माने में बहुत से लोग समझते थे कि जंगी त्यारे को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ होना चाहिए, लेकिन A7 के डिज़ाइनर्स ने रफ्तार की बजाय रेंज, पेलोड और एक्यूरेसी को ज़्यादा अहमियत दी। नतीजा एक ऐसा त्यारा निकला जो ज़ाहिरी तौर पर निस्बतन छोटा था, लेकिन अपने साथ खासा बड़ा हथियारों का बोझ ले जा सकता था। A7 की एक नुमाया खुसूसियत इसका TF-30 टर्बोफैन इंजन था। यही इंजन इसे उस दौर के कई दूसरे अटैक एयरक्राफ्ट के मुकाबले में बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी देता था और यही चीज़ इसे लंबे स्ट्राइक मिशंस के लिए दिलचस्प बनाती थी। A7 की रफ्तार सुपरसोनिक भी नहीं थी। ये तकरीबन माक 0.8 के आसपास की मैक्सिमम स्पीड रखता था, लेकिन इसकी असल ताकत रफ्तार नहीं बल्कि कॉम्बैट रेडियस और वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी थी। इसके विंग्स के नीचे मुतअद्दिद हार्ड पॉइंट्स मौजूद थे जिन पर फ्यूल टैंक्स, रॉकेट्स और बॉम्ब्स और दूसरे वेपन्स इंस्टॉल किए जा सकते थे। इसके अलावा A7 के मुख्तलिफ वेरिएंट्स में अंदरूनी 20 mm कैनन्स भी मौजूद थे, लेकिन इस त्यारे की सबसे दिलचस्प चीज़ सिर्फ इसके वेपन का पेलोड नहीं था। A7 जदीद नेविगेशन और अटैक सिस्टम्स के लिहाज से भी अपने वक्त से बहुत आगे था। ये उन इब्तदाई कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में शामिल था जिनमें हेड्स अप डिस्प्ले यानी कि HUD, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और दीगर जदीद एवियोनिक्स इस्तेमाल किए गए थे। HUD का मतलब ये था कि पायलट को अहम प्रवास और अटैक इंफॉर्मेशन के लिए बार बार कॉकपिट के इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ देखने की ज़रूरत कम हो जाती थी, यानी पायलट के सामने ही ज़रूरी मालूमात मौजूद रहती थी। ये चीज़ लो लेवल अटैक मिशंस में ख़ास तौर पर अहम थी। वियतनाम जंग में A7 ने बड़े पैमाने पर कॉम्बैट मिशन अंजाम दिए। अमरीकी बहरिया के A7 त्यारों ने इंतहाई ख़तरनाक माहौल में दुश्मन के ठिकानों, पुलों,
एम्यूनिशन डिपोज और दूसरे स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर हमले किए। यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है कि A7 कोई ग्लैमरस एयर सुपरियॉरिटी फाइटर नहीं था। ये MiG-21 जैसे तैयारे का बराह रास्त मुकाबला करने के लिए भी नहीं बनाया गया था, लेकिन एक बॉम्बर और स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के तौर पर इसने अपनी काबिलियत साबित की, और शायद यही वजह थी कि पाकिस्तान के लिए ये एक दिलचस्प ऑप्शन बन गया। पाकिस्तान को सिर्फ दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट से लड़ने के लिए तैयारी नहीं चाहिए थे, इसे ऐसे एयरक्राफ्ट की भी ज़रूरत थी जो दुश्मन के ब्रिजेस, सप्लाई लाइन्स, एयरफील्ड्स, मिलिट्री पोजीशंस और दूसरे ज़मीनी अहदाफ को निशाना बना सके। A7 इस किरदार के लिए मौजू था, लेकिन यहाँ से कहानी सिर्फ एविएशन की नहीं रहती, यहाँ एविएशन के साथ न्यूक्लियर पॉलिटिक्स भी शामिल हो जाती है। 1970 की दहाई के दरमियान में पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान न्यूक्लियर कोऑपरेशन बढ़ रही थी। फ्रांस ने पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर रीप्रोसेसिंग फैसिलिटी के हवाले से ताउन फराहम करने पर रजामंदी जाहिर की थी। अमेरिकी हुकूमत को खदशा था कि ऐसी टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान प्लूटोनियम प्रोडक्शन और मुमकिना तौर पर न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकी सरकारी दस्तावेज़ात में यह बात वाज़ेह तौर पर सामने आती है कि वाशिंगटन पाकिस्तान के फ्रेंच रीप्रोसेसिंग प्लांट के मंसूबे पर शदीद तशवीश में था। फरवरी 1976 में अमेरिकी हुकाम ने पाकिस्तानी सफ़ीर के सामने न्यूक्लियर रीप्रोसेसिंग प्लांट और दूसरे सेंसिटिव न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स पर अपनी तशवीश जाहिर की, और फिर एक इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट सामने आता है। जुलाई 1976 में अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक मेमोरेंडम में साफ लिखा गया कि पाकिस्तान को मिलिट्री एड खसूसन A7 एयरक्राफ्ट उस वक्त तक नहीं देनी चाहिए जब तक पाकिस्तान फ्रेंच रीप्रोसेसिंग प्लांट का मंसूबा ख़त्म ना कर दे। यानी A7 सिर्फ एक फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं रहा था, यह वाशिंगटन के लिए एक डिप्लोमेटिक बारगेनिंग चिप बन चुका था। दूसरे लफ्ज़ों में अमेरिका पाकिस्तान से कह रहा था कि अगर आप न्यूक्लियर प्रोग्राम के हसास हिस्से को महदूद करते हैं तो मिलिट्री कोऑपरेशन का रास्ता खुल सकता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये मामला इतना आसान नहीं था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मामले पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। पाकिस्तान ने भारत के 1976 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन को बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में देखना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्रोग्राम नहीं था, ये भारत के मुकाबले में स्ट्रेटेजिक बैलेंस का मसला बनता जा रहा था। इसलिए A7 का मामला एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां एक तरफ पाकिस्तान को जदीद अमेरिकी एयरक्राफ्ट चाहिए थे और दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान के न्यूक्लियर एम्बिशंस पर दबाव डाल रहा था। यह वो मकाम था जहां एक जंगी तैयारे की किस्मत आलमी सियासत से जुड़ गई। और फिर 1977 आया। अमेरिका में जिमी कार्टर की एडमिनिस्ट्रेशन इक़्तिदार में आई। कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन ने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के मामले में पहले के मुकाबले में ज़्यादा सख्त पॉलिसी रखी थी। पाकिस्तान को अमेरिकी मिलिट्री असिस्टेंस पर पहले ही मुश्किलात का सामना था और A7 का मंसूबा भी आगे ना बढ़ सका। बिलाखिर वो एयरक्राफ्ट जिसे पाकिस्तान अपनी फ़ज़ाइया में देखना चाहता था, PAF का ऑपरेशनल फाइटर जेट नहीं बन सका। यहाँ एक बात वाज़े करना ज़रूरी है, बाज़ मशहूर अकाउंट्स में ये तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान ने A7 की मुकम्मल डील साइन कर ली थी और फिर अचानक से इसे कैंसिल कर दिया। लेकिन दस्तयाब तारीखी रिकॉर्ड्स ज़्यादा मोहतात तस्वुर पेश करते हैं। रिकॉर्ड ये ज़रूर दिखाते हैं कि पाकिस्तान ने A7 में दिलचस्पी ली, इसके हसूल पर बातचीत हुई और 110 एयरक्राफ्ट तक के मंसूबे की बात सामने आई, लेकिन इसे एक मुकम्मल और फाइनल डिलीवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहना दुरुस्त नहीं होगा। और यही वो फ़र्क है जो इस पूरी कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने A7 को सिर्फ कागज़ पर नहीं देखा था। पाकिस्तानी पायलट्स और ऑफिसर्स की A7 के साथ मौजूद तस्वीर इस बात का सबूत है कि एयरक्राफ्ट को कम अज़ कम इवैल्यूएशन के मरहले में संजीदगी से देखा गया था। आज हम जब इन तस्वीर को देखते हैं तो एक अजीब सा सवाल पैदा होता है कि अगर ये त्यारा वाकई PAF में शामिल हो जाता तो क्या होता। तसव्वुर करें पाकिस्तानी मार्किंग्स में A7 स्क्वाड्रंस पाकिस्तानी एयरफील्ड्स पर एक निस्बतन भारी अटैक एयरक्राफ्ट खड़ा है। इसके विंग्स के नीचे बॉम्ब्स और फ्यूल टैंक्स नस्ब हैं और सामने एक ऐसा मुल्क है जो उस वक्त सोवियत साख्ता जदीद एयरक्राफ्ट के साथ अपनी फ़ज़ाई ताकत बढ़ा रहा है। A7 PAF को एक मजबूत स्ट्राइक कैपेबिलिटी दे सकता था, ख़ास तौर पर ज़मीनी अहदाफ के ख़िलाफ़, लेकिन इसकी अपनी लिमिटेशन भी थी। A7 एक सबसोनिक एयरक्राफ्ट था। इसका प्राइमरी मिशन
एयर टू एयर कॉम्बैट नहीं था। अगर इसे पाकिस्तानी फ़ज़ाई जंग के तनाजुर में देखा जाए तो ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बनता, ना कि हर काम करने वाला मल्टी रोल फाइटर। इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान को फिर भी एक ऐसे फाइटर की ज़रूरत रहती जो दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट का मुकाबला कर सके। यही वो मुकाम है जहां मुस्तकबिल का F-16 ज़्यादा अहम बनने वाला था। लेकिन 1970 की दहाई के आखिर में अभी F-16 की कहानी शुरू नहीं हुई थी। उस वक्त पाकिस्तान अमेरिकी वेपन्स मार्केट में ऐसे मुकाम पर था जहां इसके ऑप्शंस मुसलसल बदल रहे थे। 1978 में अमेरिका ने पाकिस्तान को F-5E टाइगर का ऑप्शन भी दिया, लेकिन ये प्रपोजल पाकिस्तान को कबूल ना हुआ। इसी अरसे में पाकिस्तान ने चीन से F-7 और A-5 जैसे एयरक्राफ्ट हासिल किए। ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव्स बन गए। फिर दिसंबर 1979 आया। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में फ़ौज दाखिल कर दी और अचानक पूरे खित्ते की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बदल गई। वो पाकिस्तान जिस पर कुछ अरसे पहले अमेरिकी पाबंदियां और न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से दबाव था, अब वाशिंगटन के लिए सोवियत एक्सपेंशन के खिलाफ एक इंतहाई अहम फ्रंट लाइन स्टेट बन चुका था। अमेरिका को अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत थी। पाकिस्तान को भी इसी मौके पर अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी मजबूत करने का मौका नजर आया और यही वो माहौल था जिसमें F-16 का रास्ता खुला। F-16 A-7 से बिल्कुल मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट था। A-7 का बुनियादी किरदार स्ट्राइक था, जबकि F-16 एक लाइट वेट मल्टी रोल फाइटर के तौर पर डिज़ाइन किया गया था। इसमें एडवांस्ड एवियोनिक्स, हाई मैन्यूवरेबिलिटी, पावरफुल रेडार और एयर टू एयर कॉम्बैट की कहीं ज़्यादा सलाहियत थी। यह डॉग फाइट के लिए बनाया गया था और ग्राउंड अटैक के लिए भी। यानी अगर A-7 पाकिस्तान को एक मजबूत पंच देता तो F-16 इसे एक ज़्यादा फ्लेक्सिबल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म फ्राहम करता और पाकिस्तान ने बिलाखिर F-16 को तरजीह दी। 1980 की दहाई में F-16 पाकिस्तान एयरफोर्स की शनाख्त बन गया। इस एयरक्राफ्ट ने न सिर्फ PAF की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बदल दिया, बल्कि पाकिस्तान और अमेरिका के दफाई ताल्लुकात में भी एक नया चैप्टर शुरू किया। आज हम पाक फ़ज़ाइया की तारीख देखते हैं तो F-16 एक ऐसी मशीन नज़र आता है जिसने कई दहाइयों तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत में मरकजी किरदार अदा किया। लेकिन इस पूरी तारीख के पीछे एक ऐसा त्यारा भी मौजूद है जो PAF का हिस्सा बन ही नहीं सका। अगर 1970 में हालात मुख्तलिफ होते, अगर अमरीकी और पाकिस्तानी न्यूक्लियर निगोशिएशंस किसी और नतीजे तक पहुंचती, अगर A-7 की सप्लाई सियासी रुकावटों से ना रुकती, तो मुमकिन है पाकिस्तान की स्ट्राइक डॉक्ट्रिन मुख्तलिफ होती। मुमकिन है पाक फ़ज़ाइया के स्क्वाड्रंस में A-7 और F-16 दोनों एक साथ नजर आते और मुमकिन है पाकिस्तान की फाइटर फ्लीट की एवोल्यूशन एक बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार करती। लेकिन तारीख में अगर का कोई जवाब नहीं होता। जो हुआ वो ये था कि A-7 पाकिस्तान की फ़ज़ाइया का हिस्सा नहीं बन सका और कुछ साल बाद F-16 ने वो मुकाम हासिल कर लिया जो शायद कभी A-7 के लिए तसव्वुर किया जा रहा था। आज पाकिस्तानी रंगों में मौजूद A-7 की वो पुरानी तस्वीर सिर्फ एक एयरक्राफ्ट की तस्वीर नहीं है, वो एक ऐसे मोड़ की तस्वीर है जहाँ न्यूक्लियर डिप्लोमेसी, एविएशन, अमेरिका की खारजा पॉलिसी, भारत और सोवियत यूनियन की बढ़ती हुई ताकत और पाकिस्तान की सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स सब एक ही कहानी में मिल जाते हैं। एक ऐसा त्यारा जो पाकिस्तान के लिए कभी हकीकत बन सकता था, लेकिन तारीख ने इसके लिए कोई ऑपरेशन स्क्वाड्रन नहीं लिखा। और शायद सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि अगर A-7 वाकई PAF में आ जाता तो क्या पाकिस्तान फिर भी F-16 की तरफ जाता या पाकिस्तान की फ़ज़ाई जंग की पूरी कहानी ही बदल जाती? ये सवाल आज भी सिर्फ एविएशन हिस्ट्री का सवाल नहीं है, ये इस बात की याद दहानी है कि कभी कभी एक जंगी त्यारे का मुस्तकबिल उसकी परफॉर्मेंस से ज़्यादा सियासत के फैसले तय करते हैं। और A-7 पाकिस्तान के लिए ऐसी ही एक भूली हुई कहानी है। एक ऐसा फाइटर नहीं जो पाकिस्तान ने खो दिया, बल्कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान फ़ज़ाइया का हिस्सा बनने के बहुत करीब आया, मगर तारीख ने इसे सिर्फ तस्वीरों में पाकिस्तानी रंगों के साथ महफूज कर दिया। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।